He was a student leader who was charged with sedition. But many believe that the government mishandling of the JNU controversy has now catapulted Kanhaiya Kumar into a national headline. In fact, perhaps there is no other student leader in the history of India whose 60-minute speech was watched with as close attention as Kanhaiya's was yesterday when he returned to the campus after more than 20 days in jail. We were the first to meet Kanhaiya Kumar, as you would remember in the photographs we brought you, but at that time he was still preparing for addressing the student community. Now we welcome him here on the Buck Stops here. कन्हैया जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कल जब मैंने आपका भाषण सुना और पूरे देश ने सुना तो ऐसा लगा कि एक नया राजनीतिक स्टार पैदा हो गया है। लोगों ने कहा अ न्यू पॉलिटिकल स्टार हैज़ बीन बॉर्न। तो आप जब अपने आप को बाहर से अंदर देखते हैं तो आप अपने आप को एक पॉलिटिकल स्टार, एक पॉलिटिकल नेता के रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वो सारे लोग जो इस मुहिम में, इस लड़ाई में एक साथ आए हैं, एकजुट आए हैं, अपने आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज को तोड़ते हुए जी, स्टूडेंट, वर्कर्स, किसान, इंटेलेक्चुअल, कलाकार, पत्रकार, वकील, वो सारे लोग जो कानूनी लड़ाई लड़े हैं वो दरअसल किसी कन्हैया या जेएनयू के पक्ष में नहीं खड़े हो रहे हैं। असल में वो लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, वो न्याय के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, सही को सही और गलत को गलत कहने की जो आज़ादी है उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आप उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि मैं भाषण का कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं किया, वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस था। वो मेरा जीवन का अनुभव है, वो जो समाज में मैंने सीखा है, समाज के जो कमज़ोर लोग हैं उनका जो दर्द है उसी को मैं बयां कर रहा था। कुछ लोग जो कला की समझ रखते हैं वो उसे कलात्मक नज़रिए से देखते हैं, जो राजनीतिक समझ रखते हैं वो राजनीति के नज़रिए से देखते हैं, और जो आम लोग हैं जिनका वो दर्द है उसे उसको वो अपने अनुभव के तरह पे देखते हैं। मेरे लिए वो अनुभव है। और रही बात स्टार की, तो मैं एक विद्यार्थी हूँ और जेएनयू के विद्यार्थियों ने अपना प्रतिनिधि मुझे चुना है। प्राथमिक तौर पर जेएनयू की जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्या है, हॉस्टल, वाईफाई, लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का विरोध करना, सोशल जस्टिस के लिए फ़ाइट करना, वो हमारी प्राथमिकता है। और इन्हीं प्राथमिकताओं को जब हम बड़े फलक पर विस्तृत करके देखते हैं तो ये दुनिया के अंदर, देश के अंदर बदलाव के साथ जाकर जुड़ता है। और उसी लड़ाई को लेकर चलने वाला नाम है जेएनयू, और उस जेएनयू में पढ़ने वाला मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं कोई स्टार नहीं हूँ। आपने कल अपनी माँ की दर्द की बात की, आपने कहा कि आपने अपनी माँ से कहा कि आप तो चुटकी लगा रहे हैं, और उन्होंने कहा नहीं, चुटकी तो बड़े नेता लगाते हैं, हम तो अपना दर्द दिखा रहे थे। तो जब आप जेल में थे तो आपको कभी लगा कि मेरे माँ बाप को कितना डर लग रहा होगा, और उनके बारे में सोचकर आपको स्वयं डर लगा? देखिए, इस देश के अंदर गलत तरीके से एक बाइनरी बनाने की कोशिश की गई जी, और ये मेरी माँ ने जो कहा या जो मैं कह रहा था, ये दर्द उसी से जुड़ा हुआ है। जो लोग सीमा पे लड़ते हैं वो कौन लोग हैं? वो हम ही लोग हैं, हमारे ही घर के लोग हैं। आपके तो कजन्स भी रहे हैं, हाँ, भाई भी रहे हमारे भाई हैं जो लड़ रहे हैं जी। और हमारे पिताजी खेत में लोगों के लिए अनाज पैदा करते हैं, और हमारे पिताजी जैसे जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये सारे लोग शहीद हैं जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन त्याग कर रहे हैं। लेकिन इनके जो जान लेने वाले लोग हैं वो आज नकली तरीके से देशभक्ति पे अपना पेटेंट हासिल करना चाहते हैं। उस पेटेंट के खिलाफ ये दर्द है, और मुझे लगता है कि इस दर्द को रखने वाले जो लोग हैं वो आज जेएनयू के पक्ष में खड़े हुए हैं। इस आवाज़ को और बुलंद करने की ज़रूरत है। ये किसी के विरोध की राजनीति नहीं है, ये सही को सही और गलत को गलत कहने की बात है। इस समाज को बेहतर बनाने की लड़ाई है। जेल में आपका जो अनुभव था उसके बारे में बताइए। आपने भाषण में थोड़ा जिक्र किया कि पुलिस वालों से किस तरह की बातचीत होती थी, लेकिन जब आप वहाँ बैठे थे, आपने मुझे कल रात को बोला मुझे वहाँ सोचने का बहुत वक्त मिला। क्या सोचा आपने? आपके मन में क्या बीता? आपने क्या लिखना शुरू किया? देखिए, सबसे पहले मैं आशा की बात करूँगा। किसान का बेटा हूँ और किसान बहुत आशावादी होता है, बीजों को लेकर जाता है और फसल तैयार करता है, उसका नज़रिया बड़ा आशावादी होता है। तो पहली मैं आशावादी बात करूंगा
जो पहली आशावादी बात मुझे जेल के दिनों में ख्याल आया वो ये था कि तमाम कोशिशों के बावजूद ना अंग्रेज इस मुल्क को बर्बाद कर पाए, ना उसके चेले चपाटे जो सत्ता में बैठ गए हैं वो इसको बर्बाद कर पाएंगे। आज भी हमारा संविधान, हमारी न्यायिक प्रक्रिया, उसमें इतना स्पेस है, इस सिस्टम में इतना स्पेस है कि एक आंगनवाड़ी का बच्चा जेएनयू में पीएचडी कर सकता है। उसके ऊपर सेडिशन का मतलब देशद्रोह नहीं होता है, राजद्रोह होता है। देशद्रोह नहीं, राजद्रोह, ये फर्क है। मतलब कि पॉलिटिकल एक तरह से रूल हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है या इंटरफेरेंस हो रहा है। दरअसल इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। सेडिशन लॉ अंग्रेज इस्तेमाल करते थे हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर। अभी अंग्रेज जो है वो नहीं है, अंग्रेज के चेले चपाटे हैं, तो अपने गुरुजी का ज्ञान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो इस देश की संविधान में, जो इस देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई बात है उसको पे जमीन पे जो उतारना चाहते हैं, जो राजनीतिक आज़ादी को सामाजिक आज़ादी में परिवर्तित करना चाहते हैं, उसके खिलाफ इस राजद्रोह का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की जब हम बात करते हैं, देश के लोगों से बनता है, चाहे वो सीमा पे शहीद होने वाले जवान हों, चाहे किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं वो हों, इनकी शहादत, इनकी कुर्बानियों से देश बनता है। और उसी देश का हिस्सा जेएनयू में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी है, और उसी देश का हिस्सा इस देश के अंदर जो दलित आदिवासी कलाकार लड़ रहे हैं उनको देशद्रोही या राजद्रोही बताया जा रहा है, वो भी हैं। इस लड़ाई को मैं देशद्रोह के नज़रिए से नहीं, राज कर रहे जो शासक वर्ग है उसके खिलाफ आम आवाम के संघर्ष के तौर पे देखता हूँ। और सेडिशन को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यह व्यवस्था इस्तेमाल कर रही है, उसको मैं इस नज़रिए से समझने की कोशिश करता हूँ। इसी संदर्भ में आपने आज़ादी को एक तरह से एक एंथम बना दिया। मैंने कई बार, अब आप सुनाइए, आज़ादी जिसके लिए आपको जेल में बंद किया, कल आपने आज़ादी के ही नारे लगाए। ये जो लफ्ज़ है आज़ादी, ये आपके लिए क्या सिंबलाइज करती है? देखिए, एक बोल है कि बोल की लब आज़ाद हैं तेरे। बोलने की आज़ादी हमें है, और जो रिस्ट्रिक्शन है संविधान का उसको हम मानते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इस देश की एकता और अखंडता में हमको भरोसा है, तो इस देश से आज़ादी नहीं चाहते। हम इस देश में एक एक इंसान की जो आज़ादी है, सच में जो संविधान ने उसको अधिकार दिया है, उसको एक्सेस करने की बात कर रहे हैं। जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेटिक स्पेस की बात कर रहे हैं। जो लड़कियां हैं उनको कपड़े पहनने की आज़ादी हो, वो किससे शादी करना चाहती हैं उनको हाँ करने की, ना करने की आज़ादी हो, उनको भी आधी रात को सड़कों पे चलने की आज़ादी हो, वो भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकें। आपका कोई भी जेंडर हो, चाहे वो आप महिला हो, पुरुष हो या आप ट्रांसजेंडर हो, आपके साथ एक इक्वल सिटीजन का बिहेव किया जाए, और जो आपको समानता का अधिकार दिया गया है उस समानता का आप एक्सेस कर सकें। और उसको रोकने वाले जो तत्व हैं वो तत्व है संघ के लोग, वो तत्व है वो मानसिकता जो ऊंच नीच में भरोसा करता है, जो भेदभाव में भरोसा करता है। हम उससे आज़ादी की बात करते हैं, हम जातिवाद और शोषण से आज़ादी की बात करते हैं। अगर आप देखिए कि आपको जिस तरह से इस स्लोगन के लिए जेल में डाला, और आज़ादी का जो वीडियो था वो कुछ चैनल्स ने डॉक्टर करके लगाया, बहुत शर्म की बात है, हमने नहीं लगाया, हमने इसकी बहुत कड़ी निंदा की, हमने बहुत क्लियर पोजीशन ली इस पे। लेकिन जब आपके जो दो दोस्त अभी भी जेल में हैं, उमर और अनिरबान, और जब लोग कहते हैं, जैसे दिल्ली सरकार की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कन्हैया ने कुछ गलत नहीं किया, ना कोई वीडियो एविडेंस है, ना कोई विटनेस थे, लेकिन वो कहते हैं जो बाकी हैं, उमर खालिद की बात करते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन और हो। आप उस दिन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि वंस एंड फॉर ऑल हुआ क्या, नारे किसने लगाए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? देखिए बरखा जी, मैंने कहा कि मुझे इस देश की न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा है, और जब मामला अदालत के अधीन है मुझे लगता है उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के ऊपर जो इसी देश का नागरिक है, इसी देश का वासी है, उसके ऊपर, थोड़ा इसको करेक्ट कीजिएगा, देशद्रोह नहीं, राजद्रोह का मुकदमा नहीं लगाना चाहिए। इसको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कहीं कोई अनलॉफुल एक्टिविटी, कहीं भी, आप सिर्फ जेएनयू की बात मत कीजिए, चंद नारों पे इस पूरे विमर्श को मत समेटिए। आप इस विमर्श को उस फलक पर ले जाइए जहां डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी को स्थापित करने की बात है, जहां लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सेस करने की बात है, जहां सबको बराबरी का हक देने की बात है, उस लेवल तक ले जाइए। अगर उसमें
कोई स्टूडेंट बाधा बन रहा हो, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा हो, निश्चित तौर पे उसे कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जेएनयू में जो पूरा मामला हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये मामला राजद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए था। इससे ज़्यादा मैं इस मामले पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, कानून की समझ नहीं रखता। और किसी भी नागरिक के लिए पहला दायित्व है कि कोई मामला अगर अदालत के अधीन हो तो हम टीका टिप्पणी ना करें, अपना भरोसा रखें हम न्यायालय पे, न्यायिक व्यवस्था पे। चीज़ें आएंगी नहीं, सामने आएगी। और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सत्यमेव जयते, हम भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सत्यमेव जयते तो होगा। एक फ्रेज आजकल बहुत कॉमन हो गया है, एंटी नेशनल, देशद्रोह। आपको तो केस लगा के बोला गया, मुझे भी बोला जाता है। हम में से जो पत्रकार है जिन्होंने ये कहा कि भाई कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ कन्हैया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, और वैसे भी बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अगर जयललिता राजीव गांधी के किलर्स को फ्री कर सकती है, अगर बादल साहब रजवाना और भुल्लर की फ्रीडम मांग सकते हैं, अगर मुफ्ती साहब अफजल गुरु के एग्जीक्यूशन पर सवाल उठा सकते हैं, तो उनको क्यों नहीं देशद्रोह कहा जाता? तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपके लिए नेशनलिज्म क्या है, आपके लिए पेट्रियोटिज्म क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, पेट्रियटिज्म, दोनों में बहुत बुनियादी फ़र्क है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट यूरोप से आया है, एक धर्म, एक आइडेंटिटी। लेकिन जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद से ज़्यादा जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो देशभक्ति है, क्योंकि यहाँ एक आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ मल्टी आइडेंटिटी है। तो इंडिया का जो नेशनलिज्म है, क्योंकि इंडिया नेशन ऑफ नेशंस है, इसीलिए यहाँ मल्टी नेशनलिटीज़ है। और इसका जो नेशनलिज्म है उसमें मल्टी कल्चरलिज्म है। यहाँ पे तमाम धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग हैं, उन सब लोगों का अपना एक नेशनलिज्म है। और उन तमाम नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करता है इंडिया का नेशनलिज्म, जिसको हम कहते हैं भारत का नेशनलिज्म। और वही नेशनलिज्म हमको ये हक देता है, ये अधिकार देता है कि संविधान में जो रिस्ट्रिक्शन है बोलने की आज़ादी की, उसके साथ साथ हमारे लब आज़ाद भी हैं, हमारे अधिकार हैं, हमारे दायित्व भी हैं। हमको लगता है कि इस तमाम बाउंड्रीज़ को आज तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसमें जो है सरकार अनावश्यक हस्तक्षेप करके यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी के अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर अटैक करके वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़राब करना चाहती है। हमको इसके पक्ष में बोलने की बात है, और हमको लगता है कि इसके पक्ष में बोलना ही सच में भारत की देशभक्ति है, भारत का राष्ट्रवाद है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और दुनिया के स्तर पे अगर हम राष्ट्रवाद की स्थिति को समझना चाहते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विमर्श है कि एक तरफ आप भूमंडलीकरण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप 18वीं सदी के, आप 17वीं सदी के यूरोपीय नेशनलिज्म को इंडोर्स कर रहे हैं। वो नेशनलिज्म नहीं है, वो अंध राष्ट्रवाद है जो फांसीवाद को जन्म देता है, जो हिटलर और मुसोलिनी को जन्म देता है। किसी भी सूरत में हम अपने देश में किसी को हिटलर या मुसोलिनी नहीं बनने देंगे। यही हमारा राष्ट्रवाद है, यही हमारी देशभक्ति है। आपने कल हिटलर का रेफरेंस उठाया अपने भाषण में, और मोदी जी के बारे में कहा कि आप क्रुश्चेव और स्टालिन की बात ना करें, आप हिटलर की बात करें। आपने मोदी जी को निशाना बनाया। एक तरह से आपकी स्पीच में मोदी जी और स्मृति ईरानी पे काफी तीखे बयान आए। हाउ डू यू सी देम? देखिए बरखा जी, मोदी जी मेरे पड़ोसी नहीं हैं और ना उनके साथ मेरा कोई खेत का झगड़ा है, और स्मृति जी मेरी रिश्तेदार नहीं हैं जिन्होंने मेरे हिस्से की ज़मीन ले ली है। वैसे मैं भूमिहीन हूँ, तो उनसे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, वैचारिक मतभेद है। और वैचारिक मतभेद भी उनको हम रेफर करते हैं इसलिए क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। पर जब आपने हिटलर का रेफरेंस उठाया, व्हाट डिड यू मीन? हम उस वक्त वो देशभक्ति के दायरे में जिस बात को वो लाना चाहते हैं वो देशभक्ति नहीं है, इस बात को स्पष्ट करना चाहते थे कि देशभक्ति ये नहीं है कि आपको आरएसएस का गणवस्त्र पहनना पड़ेगा। देशभक्ति ये नहीं है कि आपको आरएसएस के तरीके से ये कहना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। इस तरीके का जो एक एकल राष्ट्रवाद है, एक तरीके की विचारधारा जो झोंकने की बात है, उसको इम्पोज करने की बात है, मैं उसकी मुखालफत कर रहा था। और स्मृति जी अगर हमारा फेलोशिप नहीं बंद करती, माननीय स्मृति जी,
क्या उन्होंने बंद किया जो दर्शक नहीं जानते? जो रिसर्च करते हैं लोग, पीएचडी करते हैं, उनको सरकार एक राशि देती है, कुछ रुपए देती है, जिसको हम लोग फेलोशिप बोलते हैं, स्टाइपेंड बोलते हैं। उसको उन्होंने बंद करने का निर्णय लिया। उसको लेकर के हमने आंदोलन चलाया। उस दौरान हमने स्मृति जी का विरोध किया। उसके बाद हमारा साथी रोहित वेमुला, जो बाबा साहब के सपनों को ज़मीन पे उतारना चाहता है, संविधान निर्माता, उस संविधान को लागू करना चाहता है इस समाज में, उसको आत्महत्या करने पे सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल करते हुए उसको बेबस किया गया। हम उसके न्याय की बात करते हैं। तब हम जिम्मेदारी तय करते हैं, एक नागरिक होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते, अपने देश के प्रधानमंत्री की और अपने देश के शिक्षा मंत्री। आप शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे कहना चाहेंगे कि आपकी एक विचारधारा हो सकती है, वो आप रखिए, लेकिन इस देश को चलाने के लिए संविधान की विचारधारा, लोकतंत्र की विचारधारा सबसे उपयुक्त है। कृपया करके लोकतांत्रिकता को ना ख़त्म किया जाए, यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी पे ना अटैक किया जाए, और एक ख़ास तरीके के विचारधारा को इम्पोज करने के लिए जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसको नहीं फैब्रिकेटेड किया जाए। जो लॉ हैं, जो रूल हैं, जो प्रोसीजर हैं, उसके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। और स्टूडेंट के जो डिमांड हैं शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ, सबको शिक्षा मिलना चाहिए, इस अधिकार के पक्ष में जो उनके डिमांड हैं उसको उनको सुनना चाहिए, चाहे वो उनके विरोधी ही विचारधारा के लोग क्यों ना बोल रहे हों। ये अपील हम अपने शिक्षा मंत्री से करना चाहते हैं। आपने बार बार संविधान की बात की, अबाउट हैविंग फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहेब अम्बेडकर की बात की, लेकिन जब आप पटियाला हाउस में आए और लॉयर्स जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को और लीगल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने पिटाई की आपकी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से ब्रेकडाउन हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक की रिस्पेक्ट नहीं की। क्या आप बता सकते हैं उस दिन आपके साथ क्या बीती? देखिए, उस दिन जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं ये बात एक व्यक्ति के तौर पे नहीं कह रहा हूँ। जिस तरीके से जेएनयू के खिलाफ माहौल बनाया गया, आज देखिए कि मुझे चिंता होती है कि हमारे कैंपस की जब साथी घर जाएगी तो ट्रेन में लोग उसको किस नज़रिए से देखेंगे। हो सकता है कि उसका जो है मॉब लिंचिंग हो। तो ये बहुत ख़तरनाक परिस्थिति है, और जो लोगों ने ये किया है वो दरअसल संविधान को बचा नहीं रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को, संविधान को, उसकी व्यवस्था को तार तार कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि उनकी सच्चाई जनता के सामने आई है, और जनता जज करे कि देशभक्ति के नाम पे तथाकथित ये जो हो रहा है देश के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ, इस साजिश को वो समझें और उनके जो बुनियादी सवाल हैं उसको लेकर के वो सरकार से सवाल करें। और जो रोहित वेमुला के लिए न्याय की बात है, उस न्याय के पक्ष में खड़े होने वाले लोग, जेएनयू के पक्ष में खड़े होने वाले लोग, गरीब मजदूर कमज़ोर लोगों के पक्ष में खड़े होने वाले लोगों के साथ आप मजबूती से खड़ा हों, तभी इस देश को बचाया जा सकता है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है। उस दिन आपके मन में क्या फेथ था कि कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल, कि आपको थोड़ी देर के लिए तो लगा होगा कि पता नहीं मेरा क्या होगा? देखिए, मैं जब संविधान की बात करता हूँ, लोकतंत्र की बात करता हूँ, तो इसका एक इतिहास है। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूँ। 1936 में एस्टेब्लिश हुआ, देश का पहला छात्र संगठन है जो आज़ादी के आंदोलन के लिए लड़ा है। इसलिए हम आज़ादी का कीमत समझते हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने आज़ादी के लिए जान दिया है। तो जब आप डरते हैं, जिस चीज़ से डरते हैं, उसका जो एक डायलेक्टिकल पहलू है वो यही है कि जिसे आप डरते हैं उसी के खिलाफ आप लड़ते हैं। मुझे जिस शक्ति से डर है कि जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को छीन सकता है, वही डर हमें उस शक्ति के खिलाफ लड़ने की ताकत भी देता है। पिछले 23-24 दिन में सबसे डरावना वक्त, सबसे अकेला आपने अपने आप को कब महसूस किया? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे कहीं कुछ बहुत डरावना लगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक जगह बहुत गंभीर चिंता हुई, जब देश के गृह मंत्री, इतने जिम्मेदार व्यक्ति, तथ्यहीन आधार पे कुछ कहते हैं। कम से कम उनको एक बार सोचना चाहिए कि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ। आप जिस तरीके से राजद्रोह को देशद्रोह में आपने कन्वर्ट कर दिया है, और जो एक इमेज बना रहे हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं, उसके साथ और उसके साथियों का, एक इंस्टीट्यूशन का, एक पूरे के पूरे आंदोलन का, एक पूरी की पूरी विरासत का, जो कमज़ोर के पक्ष में खड़ा होता है,
उस वक्त आपको कम से कम किसी एक पार्टी के मेंबर या नेता के बतौर नहीं, देश के गृह मंत्री के बतौर सोचना चाहिए था। आप मन की बात करते हैं, आपको माँ की बात भी करनी चाहिए और उसके दर्द को भी समझना चाहिए। आपने ये भी बात की कि आपका घर 3,000 रुपये में चलता है और आप कभी अगर JNU ना होता तो आप कभी यहाँ पे PhD नहीं कर पाते। तो आगे के बारे में देखें तो आपका क्या सपना है? आप क्या अपने आप को अब एक तरह से देखते हैं कि आप राजनीति में आएंगे ही आएंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स? अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो आप हैं ही। फिलहाल मैं JNU का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा टेनियर है। जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा था वो मुद्दे कुछ हासिल हुए हैं, कुछ हासिल करना है। मेरा कंसंट्रेशन उस पे है। बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बतौर स्टूडेंट मुझे अपना PhD कंप्लीट करना है, और बतौर एक, चूँकि मैं गरीब परिवार से आने की बात करता हूँ, तो बतौर इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक इस गरीबी के उन्मूलन में, समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए सदा लड़ते रहने की बात है। अब तो लोगों को लगता है कि आप एक एक्टिव पॉलिटिशियन बन के ही रहेंगे। वी हैव सीन अ पॉलिटिकल स्टार राइजिंग। देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमको लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे पूरा भरोसा होना चाहिए। हम अभी विद्यार्थियों के प्रतिनिधि हैं। अगर देश भी अपना प्रतिनिधि अगर मानेगा, तो अगर लोकतांत्रिक तरीके से वो मानेंगे तो फिर होंगे। उस जिम्मेदारी को मैं इनकार नहीं कर सकता। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो लेफ्ट पार्टीज हैं, जो लेफ्ट की सोच है, वो भी एक तरह से स्टैटिक रह गई है। कुछ BJP के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कन्हैया जी ने बाबा रामदेव को नहीं आने दिया JNU, अपनी फ्री स्पीच की बात करते हैं, हमारे को नहीं देते। तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि बाबा रामदेव JNU आए ही नहीं, उनका आने का प्रोग्राम ही नहीं था। उस पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। और JNU में अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं, सबको आज़ादी है। ये कोई खोखली बात नहीं है, ज़मीन पे उतरी हुई बात है। और रही बात कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, दूसरे को आने नहीं देते हैं, और राजनीति की बात, लेफ़्ट की बात, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं स्टूडेंट हूँ, JNU का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी जिम्मेदारी वहीं फिक्स कीजिए, और कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ़्ट के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछिए, उनके स्पोक्स पर्सन से पूछिए। मैं किसी कम्युनिस्ट पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस पर मुझे कोई जवाब देने की ज़रूरत है। आपने ये कब फैसला किया कि आप JNU में विद्यार्थी बन के आएंगे? आप एक गरीब परिवार से हैं, आपकी माँ आंगनबाड़ी वर्कर है, आपके फादर अब काफ़ी देर से पैरालाइज्ड रहे हैं। आपको कभी लगा कि आप दिल्ली में आके इतने बड़े स्टूडेंट लीडर बन जाएंगे, नेशनल हेडलाइन? वहाँ की ज़िंदगी के बारे में और आपके पहले इन्फ्लुएंसेस क्या थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जेल से जुड़ा हुआ एक अनुभव है। हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो ये जो हो रहा है, निश्चित तौर पे हमने इसके बारे में सोचा नहीं था। मैं पढ़ना चाहता था, PhD करना चाहता था, और मैं जिस परिवार से आता हूँ उसने मुझे बाध्य किया कि मैं JNU जैसे संस्थान में ही PhD कर सकता हूँ। तो JNU आया, और यहाँ की जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें जो मुझे ठीक लगा उसके पक्ष में खड़ा हुआ, और उसी के साथ जो है लोगों ने अपना प्रेसिडेंट चुना। मैं इससे ज़्यादा अपने आप को कहीं देखता नहीं हूँ, और कोई बड़ा या छोटा होने की बात नहीं है। मैं महज एक विद्यार्थी हूँ। जेल में समय कैसे बताया आपने? देखिए, जेल तो जेल है। अब जेल को देखते कैसे हैं? उसको अगर आप एक समाज के हिस्से के तौर पे देखते हैं तो फिर आप समाज को कैसे देखते हैं? तो अगर आप समाज में देखते हैं कि शोषण है तो पूरा समाज भी आपको एक जेल लग सकता है। जब हम आज़ादी की बात कर रहे हैं तो वही सामाजिक जेल को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो दायरा बस छोटा और बड़ा है, इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं। पर समय कैसे बताया? आपने लिखना शुरू किया। आपने कल मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। आपने कहा सबने मेरे बारे में कहानी लिखी, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। देखिए, मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि जो इस देश के पढ़े लिखे लोग हैं जी, लोकतंत्र को बेहतर बनाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, उन सब लोगों को, क्योंकि लोकतंत्र लोक से बनता है, लोक संवाद में जाना चाहिए। और मैं लिखूंगा, अपने अनुभव जो लिखूंगा वो मैं लोक के लिए लिखूंगा, संवाद करने के लिए लिखूंगा, ताकि इस देश को और बेहतर बनाया जाए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई रचनात्मक महत्व होगा। आपने कहा प्रधानमंत्री को मैं जानता नहीं, लेकिन मैं उनकी आइडियोलॉजी को अपोज करता हूँ। अगर प्रधानमंत्री ये आपकी बात आज सुन रहे हो तो मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि आप जब नौजवान रहे होंगे तो आप देश को किस नज़रिए से देखते होंगे। आज के जो नौजवान हैं वो अपने नज़रिए से देश को देख रहे हैं। समय का फ़र्क है, उम्र का फ़र्क है,
लहजे का फ़र्क है। इस विभिन्नता को, इस विविधता को मिटाने की कोशिश मत कीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक विचारधारा के प्रधानमंत्री मत बनिए। ये मेरा उनसे अपील रहेगा। आखिर में आपसे पूछूंगी, हम सब ने वो वीडियो देखा जो एक वकील ने फिल्म किया था जब आपकी पिटाई हो रही थी कोर्ट में, और आपने वहाँ कहा आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ JNU, और बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था। आप अभी भी सिनिकल नहीं साउंड करते, आप बिटर नहीं साउंड करते, आप नाराज़ नहीं साउंड करते, लेकिन अंदर से कभी तो कुछ गुस्सा, कुछ दुख, कुछ अकेलापन, कुछ डर नहीं। वो उसको तो आप जैसे लोगों ने मिटाया है। जिन पत्रकारों ने सही तथ्यों को सामने लाया, जो वकील लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हुए, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है कि मेरा जो लीगल टीम है उसको मैं हायर कर सकूं, तो वो लोग जो आए, जिन लोगों ने लिखा लेखक के बतौर, जिन लोगों ने कार्टून बनाया, जो लोग गीत गाए, जो लोग सड़कों पे उतरे, माँओं ने, बहनों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, दुनिया के तमाम इंटेलेक्चुअल्स ने, बाहर के लोगों ने जो समर्थन दिया है, वो उस दुख को, उस अकेलेपन को ख़त्म करता है, मजबूत करता है। और मुझे लगता है कि कई सारे दायरे टूट रहे हैं और एक बड़ा दायरा बन रहा है इस देश को बचाने का। ये मुहिम चलती रहनी चाहिए। एक मेरा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, आपने एक बाइनरी की बात की थी कल कि एक फॉल्स बाइनरी है कि जो सवाल उठाते हैं JNU में वो हमारे सेना के खिलाफ है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे भी ये फॉल्स बाइनरी लगती है, लेकिन बार बार यही बाइनरी उठाई जाती है कि देखिए सियाचिन में हमारे 10 सोल्जर्स के साथ ये हादसा हुआ, कश्मीर में ये हुआ, और जो लोग अफजल गुरु के समर्थन में नारे उठाते हैं वो हमारी फ़ौज की रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं मानती हूँ ये फॉल्स बाइनरी है, लेकिन जो लोग बार बार ये उठाते हैं आप उनसे क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो लोग छाती पीट कर कह रहे हैं कि देश के शहीद हैं ये, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो देश का शहीद है, लेकिन वो मेरा भाई भी है, वो मेरे ही घर का है, मेरे जैसे परिवार से ही आता है। और वो लोग जो सीमाओं पे मर रहे हैं वो लाखों लोग हैं, और वो लोग, उनके पिताजी, उनका परिवार जो खेतों में मर रहा है वो करोड़ों लोग हैं। इनको बांटने की साजिश मत कीजिए, क्योंकि ये साजिश जब नाकाम होगी फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लोकतंत्र में आपको बोलने की आज़ादी है, आपको करने की आज़ादी है, लेकिन देश के गौरव के साथ, देश की जो व्यवस्था है, जो उसका जो फैब्रिक है, उसको अगर आप बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो ज़मीन पे उतरेगा आपके खिलाफ। वो चाहे सीमा पे शहीद होने वाला सैनिक हो, चाहे खेत में मरने वाला किसान हो, वो एक ही परिवार का है। और वो परिवार आपके अरहर के 200 रुपये दाल जो बिक रहे हैं उसके खिलाफ उठ करके खड़ा हो जाएगा और आपसे सवाल पूछने लगेगा कि हमारा 15 लाख रुपया कहाँ है। तो इस साजिश को ज़्यादा मत खींचिए, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होने वाला है। आपके भाई आपसे मिलने बिना चले गए, माँ से आप मिल नहीं पाए, क्या लगता है फैमिली से कब मिल पाएंगे? मेरा फैमिली का दायरा थोड़ा बड़ा हो गया है, उनसे बातचीत होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ज़्यादा दुख महसूस नहीं होता है। मुझे लगता है कि आप सब लोग, आप जो मेरे सामने बैठे हैं, आपकी जो टीम, जो टेक्निकल टीम इसको शूट कर रही है, और आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, वो सब मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं अकेलापन महसूस नहीं करता। और आज़ादी की एक वाक्य में परिभाषा? देखिए, आज़ादी की एक वाक्य में परिभाषा यही है कि हमारा जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है वो दुनिया की बेहतरीन प्रस्तावना है, वो दस्तावेज है। उस दस्तावेज को समाज में लागू करने की आज़ादी दे दो, बस। देश से नहीं, देश में आज़ादी। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए।